नमस्ते। कोशिका विज्ञान जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने के द्वारा सन 1839 में ईस्वी में किया गया। एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभाषित लसलसा वजन नियुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक कोशिका के केंद्र में रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है: ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ओस्ट्रिच की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में थियस लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है: सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ण विकसित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता, लेकिन केवल डीएनए का गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इससे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकाओं इसमें नहीं होता। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में रस्सीहीन कोशिका मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका, इस कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर: विशेषता संघक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका वृत्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित राइबोसोम 17 के प्रकार के होते हैं। रिनेसेंस के प्रकार के होते हैं। गोल्जी कॉय उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में कोशिका केवल एक तंतु होता है। केवल 11 तंतु होते हैं। कुल 11 तंतु होते। केंद्रिका अनुपस्थित होती है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। शोषण फिलामेला झिल्ली द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थायलेकाइड में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। कोशिका के मुख्य भाग में पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगल्केन का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के घिरे रहते हैं। झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमीपरमेएबल मेम्ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर
जाने वाले अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिग्नर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल क्रीमियर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अंदर स्थलीय प्रकृति के कारण तो सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारकाय सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय सेंट्रोसोम के अंदर एक द्विकोण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन विधियों का निर्माण करता है। अपद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जलिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रव्यी जलिका के बाहर सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव्यी जलिका की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अपद्रव्य जलिका चिकनी लगती है, तो इसे चिकनी अंतःद्रव्य जलिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भाग लेती है, उसमें खुरदरी अंतःद्रव्य जलिकाएं बहुत आवश्यक होती हैं। चिकनी अंतःद्रव्य जलिकाएं प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकनी अंतःद्रव्य जलिका में होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचरण किया जाता है। राइबोसोम्स सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा जी.ई. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और नमक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इस प्रोटीन का फैक्ट्री प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल पादप कोशिका में ही नहीं बल्कि हरित लवण, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अपद्रव्य जलिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 18S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 17S के होते हैं। यहाँ पर एस स्वेडबर्ग इकाई अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह परोक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम एवं अंतःद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिरकण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज ऑल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का शोषण स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवण में पाया जाता है। गोल्जी क्वाय बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबुल्स के समूह में थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। जब कोई पदार्थ कोशिका से बाहर साबित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिका उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जी क्वाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका पेशी या लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी क्वाय कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी क्वाय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है।
इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा कोशिकाओं में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जलघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएसेज और कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थाइलेसाइड वेसिकल्स भी कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवण प्लास्टिडिया केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवण क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवण ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवण क्रोमोप्लास्ट। हरित लवण क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ वर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवण को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। वर्णी लवण ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है और पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में भी भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवण क्रोमोप्लास्ट ये रंगहीन लवण होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। पौधों के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णित लवण के उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बेटानिन, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। रसधानी वैक्यूलोज या कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका का 90% स्थान घेरता है। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत्ति होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। युवा में संकोचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्र के द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़े, चिंपैंजी में 24 जोड़े, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीने में कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं जिसे क्रोमैनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैनीमाटा एक अर्धगुणसूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। कोशिकाओं पर बहुत से जीन विकसित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो कि ये जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से यही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इन गुणसूत्रों को वंशानुगति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में संघनन रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि इसमें कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए न्यूक्लियोसाइड शुगर बेस, क्षार बेस। डीएनए में पौधे चार प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अनुसार संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध और साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 में जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का ही संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए का एक
की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ई आरएनए ट्रांसफर आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंत्यक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए के मुख्य अंतर। डीएनए आरएनए, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, राइबो शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल होते हैं। ये मुख्य केंद्र के पाया जाता है। यह केंद्र कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें लवण पाई जाती है। इसमें लवण अनुपस्थित होती है। तर्काय सेंट्रोसोम को अनुपस्थित रहता है। इसमें तर्काय उपस्थित रहता है। रिक्तियाँ बड़ी होती है, वैक्यूल्स बड़ी होती है। रिक्तियाँ वैक्यूल्स छोटी होती हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाओ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्य 3 प्रकार से होता है। अर्धसूत्री विभाजन मिटोसिस, समसूत्री विभाजन मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मिटोसिस यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु विभाजन में जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा, जिन्होंने सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका से सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जो निम्न है। अंतरावस्था में इंटरफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, भाष्यावस्था में एनाफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप जनक कोशिका पेरेंट सेल में से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पार्श्वावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है, केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस, फार्मर तथा मूरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीचमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन जनक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 प्रकार के 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 2 और अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन डिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में सबसे लंबी अवस्था होती है, जो कि 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह होकर दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्रोमोनीमेटर कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या 2 गुणित ट्राइपोलाइड है। जाइगोटीन या समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़कर जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें सिनेप्सिस होते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत होकर चलते जाते हैं। प्रोटीन और आयरन संश्लेषण के वास्तविक केंद्र की बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य उदयत रूप से विभाजित होकर 2 जात गुणसूत्र या क्रोमैटिड में बांटा जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों की एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। इस बिंदु पर मातृ पितृ क्रोमैटिड ऐसे बिंदु पर मातृ पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे भाग स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार
जीन का नए ढंग से वितरण होता है, अर्थात जीन विनिमय पैकेटिन अवस्था में होता है। इस प्रक्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम होते हैं। क्रॉस ओवर हमेशा नॉन स्टीयर क्रोमेटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं रह पाते। एक बार कहीं कहीं एक दूसरे से कस कर पहुँचे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइज़माटा कहते हैं। काइज़माटा की औसत संख्या को बारंबारता काइज़माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। काइज़माटा का अत्यंतीकरण टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। डाइकिनेसिस केवल केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन दो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका पेरेंट सेल में से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन काइकोसोमैटिक कोशिका में होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इस विभाजन में से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह समसूत्री कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती। सूत्री कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसओवर भिन्न नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इससे प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, इससे प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।